सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसको लेकर चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। हर नए खुलासे से ये पता चल रहा है कि कैसे भगवान राम के नाम पर करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा था। भक्तों की ओर से चढ़ाए गए पैसे की चोरी हो रही थी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये विश्वास के साथ सबसे बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। जैसे जैसे पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है, चढ़ावा चोरी की नई नई थ्योरी और स्टोरी सामने आ रही है। तमाम जांच के बाद यही कहा जा रहा है कि चुपके चुपके तिजोरी भरी जा रही थी। ये सबसे बड़ी चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी है जो हम आपको बताने वाले हैं। आज सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को जो हम नई जानकारी देने वाले हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े नए अपडेट हम आपको देने वाले हैं। वो महाकुंभ से जुड़े हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार महाकुंभ के दौरान ज्यादा चढ़ावा दिया गया था, इसलिए इस दौरान ज्यादा चोरी हुई थी। ये जानकारी अयोध्या पुलिस की ओर से दी गई है। एक अनुमान के अनुसार 13 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या गए थे। सोचिए ये आस्था के साथ कितना बड़ा धोखा है। आपको बताते हैं गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर पुलिस की ओर से क्या दावा किया गया है, कैसे महाकुंभ के दौरान सबसे बड़ी चोरी की गई है। पुलिस की जांच के दौरान मिली बड़ी जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त महाकुंभ से पहले छोटी मोटी चोरी करते थे। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चढ़ावे और दान में भारी वृद्धि हुई। इसका फायदा उठाते हुए अभियुक्तों ने बड़ी चोरी की। लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा चोरी की। ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार 8 अभियुक्तों ने चोरी की साजिश रची थी। अयोध्या चढ़ावा चोरी से संबंधित एक और राज चौंकाने वाला है। इसका कोड वर्ड है योग सेंटर और QR कोड। इसे आप चढ़ावा चोरी केंद्र का QR कोड भी कह सकते हैं। कैसे यहां चोरी की जाती थी आपको बताते हैं। 5 जून की रात योग साधना केंद्र में छापा पड़ा था। इस दौरान श्याम साधनालय योग केंद्र से एक बक्सा मिला। बक्से पर राम राज्य कोष का QR कोड था। नोट करने वाली बात यह है कि रेड के दौरान योग केंद्र से रकम भी मिली। बड़ी बात यह है कि बक्से से सबसे ज्यादा पैसे यहीं से बरामद किए गए। बक्से में काले थैले में पैसा रखा गया था। पुलिस का दावा है कि अभियुक्त अविनाश इसी योग केंद्र में रहता था। अपने भाई के साथ अविनाश योग केंद्र में रहता था, यहीं से चढ़ावा चोरी करता था। 5 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इशारे पर छापामारी हुई थी। ये 20-25 वर्ष पुरानी योग संस्था है। ये भी बताया गया है कि चोरी में नाम आते ही योग केंद्र से अविनाश और अभिषेक को भगाया गया था। हालांकि इसका सीधे अविनाश से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट वाली रील में आप देखिए ये पूरा मामला दरअसल है क्या। अब हम उस योगा सेंटर पर पहुंचे हैं और योगा सेंटर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। हम इस योगा सेंटर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक हॉल नुमा जगह है और यहाँ पर आप देखिए कि ये बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, सामान है। यहाँ पर ये एक छोटा बक्सा दिखाई देता है और इस छोटे बक्से में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक राम राज्य कोष है और यहाँ पर एक QR कोड भी लगा हुआ है, QR कोड रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस योगा सेंटर के भीतर है। अभी पिछले 1.5 साल पहले ही अविनाश यहाँ पर आया और फिर पता चला कि उसकी नौकरी राम मंदिर में लगी और उसके बाद अब पता चल रहा है कि उसने गबन किया, गबन का आरोपी है। आप लोगों को उस दिन बरामदगी की जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि मिला, पर ये हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। जब वीडियो देखे तब विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। जब 5 जून को यहाँ पर छापेमारी हुई थी तो सुंदर ही सबसे पहले यहाँ पर मौजूद थे। कितने लोग आए थे छापेमारी करने के लिए? यहाँ पर तो 2 पुलिस थी, 2 लोग ट्रस्ट के थे, 4 लोग थे। अविनाश को लेके शाम को 7:30 बजे यहाँ जब आए थे तो खाली हाथ? हाँ, आए थे तो खाली हाथ आए और जब गए तो यहाँ से एक बैग उनके हाथ में था। सिर्फ हमारे सामने अविनाश जो है चाबी लेकर आया, ये बक्से का ताला खोला, इसके अंदर से 2 बैग निकाला, ऊपर रखा, उसके बाद हमें बाहर कर दिया। ये देखिए अविनाश को लेके पुलिस वाले हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में लेके बैग को, काला बैग था, उसको लेके गाड़ी में बैठाए हैं 8:12 पर। यहाँ लगभग 40 मिनट तक पुलिस रही। उसके बाद अपना जो लेके जो सामान बरामद हुआ लेके गए। ये जो बक्सा है, इसी बक्से से ये 2 बैग निकले थे? 2 बैग निकले थे, इसी बैग से निकाले, इसी काले रंग के, इस पर रखे, उसके बाद फिर हमें बाहर कर दिए। अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता? अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता था।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। 8 से 7 अभियुक्तों के पास से रुपए बरामद किए गए हैं। TV9 के पास बरामदगी का पूरा ब्यौरा है। इसकी पूरी डिटेलिंग सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आइए बता देते हैं। अविनाश शुक्ला के पास से क्या बरामद हुआ, आइए आपको बताते हैं। अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए बरामद किए गए थे। ये अविनाश शुक्ला के पास से बरामदगी हुई। इसके अलावा $1,121 भी उसके पास से मिले। कुल 21,45,877 रुपए उसके पास से मिले। इसके बाद रमाशंकर मिश्रा की बात करते हैं। रमाशंकर मिश्रा के पास से 7.32 लाख रुपए यानी 7,32,000 रुपए बरामद किए गए। एक और अभियुक्त हैं अनुकल्प मिश्रा, उसके पास से 16,82,040 रुपए मिले, जबकि मनीष कुमार यादव के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। TV9 के पास इन अभियुक्तों के पास से बरामद सोने चांदी का ब्यौरा भी है। अविनाश के पास से 159 ग्राम चांदी बरामद की गई। 8.14 ग्राम सोना भी मिला। 3.44 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। इसको लेकर सवाल भी कई हैं, लेकिन उचित जवाब किसी के पास नहीं है। चढ़ावा चोरी में आज के अपडेट भी आइए आपको बता देते हैं, यानी आज क्या कुछ हुआ है, कैसे धीरे धीरे पुलिस चढ़ावा चोरी के हर किरदार तक पहुंच रही है। SIT को 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के अब निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि SIT जमीन खरीद में घोटाला, कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच भी करेगी। गिरफ्तार अभियुक्तों की आय का स्रोत भी SIT खंगालेगी, एक एक पैसे का पता लगाएगी। इसके अलावा मनी ट्रेल की जांच के लिए अयोध्या पुलिस ED को एक पत्र लिखेगी। बड़ी बात यह भी है कि मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ होगी। इनसे दान राशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी को लेकर सवाल जवाब हो सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी यह है कि सभी गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक सवाल आपके मन में यह भी उठ सकता है कि SIT की जांच की समय सीमा तो बढ़ गई है, लेकिन आगे और क्या होगा? कैसे पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी? चंपत राय और अनिल मिश्रा से जानकारी मांगी गई है। जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था पर जानकारी ली जाएगी। कार्यप्रणाली और दान प्रबंधन व्यवस्था की जांच की जाएगी। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच भी होगी। ये एक बहुत गंभीर विषय है। जांच का दायरा और बढ़ेगा। एक संदिग्ध की किसी और संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा गिनती, रखरखाव और बैंक पहुंचाने की प्रक्रिया की जांच होगी। इसमें कहां कमी थी उसके बारे में पता किया जाएगा। प्रक्रिया में निजी एजेंसी और कर्मचारियों की भूमिका की जांच हो सकती है। खबर यह भी है कि मंदिर ट्रस्ट भी अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है। नई व्यवस्था लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस पूरी खबर में एक बात बहुत अहम है जो नए किरदार से जुड़ा है। वो नाम है मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का। उन तक कैसे जांच की आंच आई है और क्या सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं, ये सिर्फ 20 सेकंड में आइए आपको बताते हैं। मंदिर ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। चढ़ावे की गणना के तरीके के बारे में उन्हें जानना जरूरी है। आखिर सच क्या है और खामी कहां है? बैंक में पैसे जमा करने की प्रक्रिया, चढ़ावे की प्रक्रिया में चूक, वित्तीय निगरानी की व्यवस्था को लेकर सवाल भी उनसे पूछे जा सकते हैं। नोट करने वाली बात एक और अहम है। बैंक और ट्रस्ट के MOU पर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं। ऐसे में MOU के प्रावधानों को लेकर सवाल उनसे संभव हैं। इन सभी सवालों और जांच के बीच TV9 के सवालों पर गोविंद देवगिरी ने कोई जवाब नहीं दिया। 8 बार सवाल हुआ, लेकिन जवाब अब तक कुछ नहीं है। आप वो वीडियो भी देखिए। मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है? महाराज जी, राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर उठ रहे हैं। उनकी भूमिका को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि आरोपों के बीच उन्होंने कहा है कि ऐसे आरोपों वाला कलंक लेकर वो अयोध्या से नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है कि वो SIT की अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद पूरा पक्ष सामने रख सकते हैं। इस बीच एक कहानी ये भी है कि चोरी का मामला 27 मई को ही ट्रस्ट और पुलिस के संज्ञान में आ गया था। पुलिस ने तत्काल लव कुश, मनीष यादव, करुणेश, रमाशंकर समेत 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। दावा यह भी है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने फोन पर उनकी किसी से बातचीत कराई, जिसके बाद वो बिना तहरीर दिए वापस लौट गए।
अब ये सवाल उठ रहा है कि जब मामला 27 मई को ही सामने आ गया था तो क्या लीपापोती करने का प्रयास किया गया? वो फोन किसका था जिसके बाद चंपत राय ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी? ये राज अभी भी राज ही है। आपको ये भी बता दें कि इस घटना के 10 दिन तक मामला सार्वजनिक नहीं हुआ। बात 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद 8 जून को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस मामले को उठाया, जिसके बाद यह मामला बड़ा हो गया। फिलहाल अब इस मामले के हर एंगल की जांच हो रही है, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। नई खबर यह है कि चढ़ावा काउंटिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। काउंटिंग स्टाफ को नई ड्रेस दी गई है। ड्रेस पूरी तरह से पैक है, कोई जेब नहीं होगी इसमें। अब जमीन पर बैठकर काउंटिंग की जाएगी। एसआईएस सिक्योरिटी के 5 लोगों की निगरानी भी काउंटिंग करने वाले लोगों पर रहेगी। गिनती के वक्त 2 पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहेंगे। बड़ी बात, पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। चढ़ावा चोरी पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। आज अपने जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार से कई सवाल पूछे। दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले ऐलान पर कटाक्ष किया। मंदिर से गायब कैश और ज्वेलरी का जवाब मांगा। सीएम योगी ने भी विपक्ष पर हमले किए। देखिए कैसे चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर विषय पर भी सियासी बयानबाजी जारी है। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊं, चांदी के खड़ाऊं वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहां तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए, तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। धर्मगुरु संत कैसे मंदिर ट्रस्ट और सरकार से चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछ रहे हैं, आप देखिए। अब तो यह कहा जा रहा है कि मंदिर के पैसे को ट्रस्ट को नहीं रखना चाहिए। दूध का दूध, पानी पानी होगा। और आप देख रहे हैं कि शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो भी होगा षड्यंत्रकारी होगा, कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। हम अगर बातें कर रहे हैं कि वो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट पैसा क्यों रखेगा कोई ट्रस्ट पैसा? इस पैसे का सदुपयोग सनातनी हित में होना चाहिए। भैया अभी कुछ दोषी नहीं पकड़े गए, आप हमारे बात समझिए। भगवान के पैसा लगे तो भगवान के नाम से होना चाहिए, ही नहीं कि ट्रस्ट के और किसी व्यक्ति के नाम से भगवान के पैसा दिया जाए। ये अपराध के श्रेणी में 10,000% आता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज एक बड़ा बयान आया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने यह दावा किया है कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हालांकि उनके इन दावों और आरोपों का आधार क्या है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जब बयान आया है तो बवाल तो होना ही था। आप देखिए कैसे चढ़ावा चोरी पर सियासी चिंगारियां भड़क रही हैं। वो तो ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। ये देश में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाले और एक धर्म विशेष पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, कृपया सनातन और हिंदू धर्म के आस्था के केंद्रों पर कोई ज्ञान नहीं। मैं बादूंगा माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने जो वादा किया था पूरा किया और करेंगे। जो भी इसके जद में आएंगे तो जांच कोई छूटे न,
और सब सजा के पात्र, चूँकि पहले एजेंसियाँ संरक्षण प्राप्त थी, अब हमारे समय से छूटा और सजा दिला रहे। हमको लगता है इसकी जांच के दायरे में जितने भी आएंगे जेल जाएंगे। दिस इज अ बंच ऑफ थीव्स, चोरों का बिरादरी, ऊपर से नीचे तक इनका सेटिंग फिटिंग इन्हीं के लोग अंदर बैठे हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग नाउ? दे वांट SIT इंक्वायरी। अरे बाबा, एनी चाइल्ड विल टेल यू हाउ मच थेफ्ट इज हैपनिंग। हमारी राय क्या होगी? संपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो, अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो, गोपाल राय को अरेस्ट करो। जिसने वहाँ जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है, वो अयोध्या के एक मेयर को अरेस्ट करो। ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने। ये सबसे बड़ा रामद्रोह है। सत्ता में अब वो कुंजी खोलते हैं जिसमें दो खबरें हैं और दोनों का केंद्र है पाकिस्तान। पहली खबर में उसका सिंधु वाला दर्द है, जिसे लेकर पाकिस्तान में मंत्री से नेता तक बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। भारत के लिए धमकियों की डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान से युद्ध की हवाई फायरिंग की जा रही है, ठीक उसी वक्त एक लेटर ट्रेंड कर रहा है जिसमें पाकिस्तान के साथ शांति वाली बातें लिखी गई हैं। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। सबसे पहले सिंधु संधि पर पाकिस्तान का रोना धोना आइए देखते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया था। करीब 1 वर्ष बीत चुका है। पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर अपना ये दुख सबको बता रहा है, लेकिन बात बनी नहीं तो मन की शांति के लिए उसने सिंधु समझौते पर अपने ही मुल्क में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर ली, जिसका मकसद है भारत के फैसले के खिलाफ दुनिया का समर्थन हासिल करना। लेकिन वहां भी पाकिस्तान धमकियों से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। भारत को लेकर लगातार हवाई धमकियां लॉन्च की जा रही हैं। उसका शब्दकोश देखिए, कोई परमाणु तबाही की बात कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि हाथ काट दिए जाएंगे, कोई युद्ध वाली धमकी दे रहा है तो कोई बर्बादी की बात कह रहा है। इसमें सबसे आगे हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और डेप्यूटी PM इशाक डार। बिलावल ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने और उसके पानी के रास्तों को बाधित करने के लिए परमाणु वाली जवाबी कार्रवाई तक हो सकती है। आपको पाकिस्तान की तड़प की बड़ी वजह बताते हैं। पाकिस्तान को आखिर सिंधु वाला इतना बड़ा शौक क्यों लगा? असल में सिंधु जल संधि वो समझौता था जिसे भारत ने पाकिस्तान के साथ बुरे से बुरे हालात में भी कभी स्थगित नहीं किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 का युद्ध हुआ। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए। 1999 में करगिल वॉर हुआ, लेकिन सिंधु जल समझौते पर रोक नहीं लगाई गई। युद्ध के समय भी भारत ने यह ख्याल रखा कि दुश्मन प्यासा ना रहे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत के सब्र का बांध टूट गया और वो हुआ जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। जब दोनों देशों के बीच पानी को लेकर विवाद था, तब विश्व बैंक ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए इस संधि को कराने में मदद की थी। अब पाकिस्तान इस बात से भी तड़पा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने पहले ही भारत के फैसले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद से पाकिस्तान UN समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिंधु विलाप कर चुका है, लेकिन उसके आंसू पोंछने को अब कोई भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान को दिक्कत सिर्फ पानी के बंटवारे से नहीं है, बल्कि सिंधु जल संधि का एक अहम हिस्सा डेटा शेयरिंग भी था, क्योंकि सिंधु संधि में शामिल नदियां भारत के पहाड़ों से होकर गुजरती हैं। इसलिए भारत के पास भौगोलिक रूप से ताकत है कि वो कम पानी रोके और कब उसकी दिशा बदले। अब तक भारत पाकिस्तान से बाढ़, बारिश और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करता था, लेकिन संधि निलंबित होने के बाद भारत ने ये डेटा पाकिस्तान को देना बंद कर दिया है। भारत को मिले इस कंट्रोल से भी पाकिस्तान की सत्ता घबराई हुई है। अब ऐसा भी दावा है, भारत ने जो सिंधु जल संधि स्थगित की है, उससे पाकिस्तान के कई हिस्सों में हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं और गर्मी में ये संकट और बड़ा हो गया है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में गंभीर जल संकट की स्थिति है। करीब 1/3 आबादी इस वाटर क्राइसिस से बुरी तरह प्रभावित है। सिंध के नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी हो गई है, जबकि सुक्कुर बैराज का जल स्तर भी लगातार घट रहा है। जैसे जैसे जल संकट बढ़ रहा है, पाकिस्तानियों में बेचैनी भी बढ़ रही है। युद्ध वाले तेवर भी इसी का नतीजा है।
वैसे जहां एक ओर पाकिस्तान के युद्ध वाले तेवर सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए शांति के कबूतर भी उड़ाए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच खड़ी दुश्मनी की दीवार को गिराने के लिए लेटर लिखा गया है। ये चिट्ठी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भेजी गई है। इसमें दोनों देशों की 117 हस्तियों के साइन हैं। इन 117 लोगों में 61 लोग भारत के हैं, जबकि इस चिट्ठी पर 56 पाकिस्तानियों के भी साइन हैं। इन लोगों में न सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बल्कि कई पूर्व राजनयिक और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। जो चिट्ठी पीएम मोदी और शहबाज को भेजी गई है, उसमें किसके नाम हैं, आप वो भी देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक, इसके अलावा मणिशंकर अय्यर, बंगाल के नेता हुमायूं कबीर, आरजेडी सांसद मनोज झा के साथ पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत का भी साइन है। कई पूर्व अधिकारी, पत्रकार, वकील और सोशल एक्टिविस्ट भी इस लिस्ट में हैं। 117 हस्तियों के लेटर में भारत पाकिस्तान के बीच क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसे भी डिटेल में लिखा गया है। चिट्ठी में मांग की गई है कि दोनों देशों के बीच तनाव खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर के साथ सभी विवादित मुद्दों पर चर्चा की जाए, दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर की दोबारा नियुक्ति की जाए, दोनों देशों का एयर स्पेस दोबारा खोला जाए, क्रिकेट के साथ दूसरे सभी खेलों में भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज हो, फिर से दोनों देशों में कारोबार हो और बॉर्डर भी खोले जाएं। हालांकि अब इस चिट्ठी को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। उसने चिट्ठी में साइन करने वाले कश्मीर के नेताओं से पूछा है, लेटर में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और आतंक का जिक्र क्यों नहीं है। जम्मू कश्मीर की भी एक स्ट्रेटेजिक, एक ज्योग्राफिकल पोजीशन है, मगर चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसा है दो मुल्कों के बीच में, हमारे मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से हालात हमारे दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन चुका है, इसको अमन का पुल बनना चाहिए, दो मुल्कों के दरमियान आवाजाही होनी चाहिए। 2 महीने से पूरे पीओके के अंदर राशन, पानी, बिजली और दवाइयाँ सब सप्लाई ठप कर दी गई है। हाहाकार मचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती साहिबा पीओके के हालात के ऊपर चिट्ठी क्यों नहीं लिख रही? पीपल टू पीपल कंटेंट, म्यूजिक, लिटरेचर, कार्टून, ये जो एक पार्टीशन के वक्त से जो चीज थी, उसको अगर हम थोड़ा ईज करें, बहाल करें, इसकी हमने उम्मीद की है दोनों सदर से। ये पाकिस्तान की जो तर्जुमानी बार बार करते हैं, ये इनको महंगा पड़ेगा और इस वक्त इसकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, नहीं इनका डोमेन है, नहीं इनका अधिकार क्षेत्र है। ये भारत सरकार का है और संवैधानिक संस्थाओं का है। बड़ी अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, जम्मू कश्मीर के लोग उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। दोनों देशों के पीएम को लिखी गई इस चिट्ठी पर बड़ा विमर्श हो रहा है। इसमें बहुत चिंगारियां भी हैं। वैसे नज़रिया ये है कि इस चिट्ठी में शांति और बेहतर रिश्तों के साथ साथ कुछ और भी लिखा जाना चाहिए था। इसमें यह भी लिखना चाहिए था कि समय समय पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकी हमले बंद हो, पाकिस्तान आतंक को स्पॉन्सर करना बंद करे, पहलगाम जैसे आतंकी हमले दोबारा ना हो, मुंबई हमले से लेकर पहलगाम आतंकी हमले तक के दोषियों को सजा मिले, पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड भी उसे सौंपे जाएं, ये लिखा होना चाहिए था। लेकिन नावा की इस लेटर में एक बार भी ऐसे शब्दों का जिक्र नहीं किया गया है, जिसे लेकर सवाल अब उठ रहे हैं। अब राजनीतिक सत्ता की आइए बात करते हैं, जिसमें खबर मध्य प्रदेश से है, जहां नए तरह के भ्रष्टाचार की खबर है, जिसे जाति घोटाला कहा जा रहा है, यानी घोटाले का एक जातीय रूप। इस घोटाले के केंद्र में एमपी के एक कैबिनेट मंत्री हैं, जिन पर आरोप यह है कि विधायक बनने के लिए जाति का पैमाना ही बदल दिया। मामला यह है कि मध्य प्रदेश में शहरी विकास राज्य मंत्री हैं प्रतिमा बागरी। वो सतना जिले की आरक्षित रैगांव विधानसभा सीट से विधायक है। पूरा विवाद प्रतिमा बागरी के सर्टिफिकेट को लेकर है। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर सतना जिले की आरक्षित रैगांव सीट से चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली, जबकि आरोप है कि वो जिस जाति की हैं वो अनुसूचित जाति में आती ही नहीं है।
ये मामला तब चर्चा में आया जब 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रतिमा बागरी को जीत मिली। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। दावा किया कि प्रतिमा बागरी जिस बागरी समुदाय से आती हैं वो सतना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनका संबंध राजपूत या ठाकुर समुदाय से है, इसलिए एससी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़ना और आरक्षित सीट से जीत हासिल करना नियमों के अनुरूप नहीं है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक राज्य स्तरीय छानबीन समिति को जांच करने के लिए कहा। अब समिति प्रतिमा बागरी, शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार और अन्य इससे जुड़े पक्षों से दस्तावेज और एविडेंस लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। इस जांच के सिलसिले में प्रतिमा बागरी को नोटिस जारी किया गया है। 6 जुलाई को अनुसूचित जाति विकास आयुक्त कार्यालय में उन्हें पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इस जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस बीच कमेटी ने यह भी कहा है कि सतना में मुनादी करा दी जाए कि अगर किसी के पास प्रतिमा बागरी की जाति से जुड़ा कोई तथ्य, दस्तावेज या एविडेंस है तो वो भी समिति को सौंप दे। कुल मिलाकर प्रतिमा बागरी की मुसीबत अब बढ़ने वाली है। मोहन सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी किस जाति की है, अब ये ढिंढोरा पीटकर लोगों से पूछा जाएगा कि वो अनुसूचित जाति से आती है या फिर किसी और जाति से आती है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने प्रतिमा बागरी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई और उसमें उन्होंने कहा कि प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति से नहीं बल्कि ठाकुर जाति से आती है और इसे लेकर कोर्ट ने भी अब निर्देश दे दिए हैं कलेक्टर को, साथ ही साथ उस जांच कमेटी को कि वो उनके इलाके में ढिंढोरा पीटकर पूछे कि वो किस जाति से हैं। मध्य प्रदेश शासन ने कई बार उनको राजपूत माना है और भारत सरकार का जो अनुसूचित जातियों को लेकर एक राजपत्र जारी हुआ उसमें भी स्पष्ट रूप से इनको अलग करने की बात कही गई है। मोहन यादव जी, आपकी मंत्री को वहां पर छानबीन समिति के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो आप इनका इस्तीफा लीजिए और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ न्याय करिए। हमने जब इस मामले की पड़ताल की तो हमें 14 जुलाई 2003 का मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का एक डॉक्यूमेंट मिला। प्रदेश के पूर्व मध्य भारत क्षेत्र में सम्मिलित जिलों में निवास करने वाले बागरी या बागड़ी समाज के व्यक्ति अनुसूचित जाति में सम्मिलित रखे जाने की पात्रता रखते हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों जैसे महाकौशल, बुंदेलखंड, निमाड़पुरा क्षेत्र में सामान्यतः बागरी कहलाने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते हैं। इसलिए बागरी या बागड़ी समाज के व्यक्तियों के आधार पर ही अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उनकी गहन पड़ताल कर उपयुक्त होने पर ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस तरह 19 जनवरी 2004 का मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान संस्थान का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति बागरी की उत्पत्ति बावरिया वधक जाति से माना गया है। इसके गोत्र पवार, बुडाना, यादव, परमार, चौहान, भील, गुजराती, सोलंकी, निमाड़ा, बामनिया, भाटी, डंडिया, बड़तिया है। जहां तक राजपूत बागड़ी का संबंध है, इनमें भारद्वाज और शांडिल्य गोत्र पाए जाते हैं। ये अपने आप को राजपूत क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत मानते हैं। सिवनी में भी लोग स्वयं को बघेल राजपूत कहलाना पसंद करते हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल प्रतिमा बागरी की निवास की समय सीमा को लेकर है। कमेटी ने जो नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को ये ठोस रूप से प्रमाणित करना होगा कि उनका परिवार 1950 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के सतना जिले का मूल निवासी था। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को राज्य में अनुसूचित जाति का कानूनी लाभ और प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए यह साबित करना जरूरी होता है कि उनका परिवार 1950 से उस क्षेत्र में रह रहा है। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ एक विधायक का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया जाति प्रमाण पत्र ही जांच के घेरे में आ जाए तो फिर ऐसे मामलों में जवाबदेही किसकी होगी? आखिर इस तरह की जांच पहले क्यों नहीं की गई? हमारा सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि आरक्षित सीट पर जाति घोटाला हो गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल जांच जारी है और अब सबकी नजर 6 जुलाई की सुनवाई और उसके बाद आने वाले फैसले पर है। अगली खबर राजनीतिक हिंसा की है जो अंडों से हुई है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुआ अंडा अटैक का शिकार आज सांसद महुआ मोइत्रा हो गई। मामला यह है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आज नादिया जिले में थी। वहां वो एक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी। आरोप यह है कि तभी बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक वहां पहुंच गए। जिस बिल्डिंग में उनकी बैठक चल रही थी वहां पर अंडे फेंकने जाने लगे। महुआ मोइत्रा ने खुद पर इस घटना का वीडियो शेयर किया। महुआ ने यह आरोप लगाया कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। राज्य के डीजीपी से लेकर वो सभी को कॉल कर चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भीड़ के पथराव और अंडे फेंकने के कारण वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। महुआ मोइत्रा इस वीडियो में ये भी कह रही हैं कि देखिए कैसे भीड़ के द्वारा पथराव किया जा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बंगाल में एक घटना ऐसे वक्त पर आई है जब कोलकाता हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही अंडे फेंकने की घटनाओं पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि महुआ मोइत्रा अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। Sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police never came. I called you, you asked me for the location, which I gave. And after that, the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob. देखिए, ये अंडा फेंकना बंद होना चाहिए और इसमें तृणमूल का जो नेता छुपकर घर में बैठे उसको मैदान पे उतरना चाहिए। तृणमूल को मार रहे हैं और सरकार हमारा चल रहा है। पुलिस खून का किसका जेब में अगर अंडा होगा तो इसको पकड़ने के लिए तो कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा को पकड़ा नहीं जाता। तो हम लोगों को नया मशीन लाने दीजिए विदेश से। ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी फिलहाल, पश्चिम बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान का है कि नहीं हमको मालूम नहीं है।